कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रे अद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे परम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको षट्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः संवृतैः यः कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्रेच्छत्मुनि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। एवं तर्हि विधिना शृणुतं जातं शुद्धं भवति देहिनां कालोकसंज्ञानां विधिर्यस्य प्रकाशितः तद्विशुद्धमिरुदिरं बलवर्णसुखायुषा युनक्ति प्राणिनं प्राणः शृणुतं यन्वर्तते। मया बहु प्रपठितम् अस्ति अस्मिन् विषये यत् देशकालोकसात्म्यानां यः विधिः सम्प्रकाशितः तेन विधिना जातं शोणितं शुद्धं भवति देहिनां। तर्हि यदि देशकालोकसात्म्य इत्यस्य सम्मुखसेवनं क्रियते चेत् तर्हि एव यत् शोणितं शुद्धं जातं यत् शोणितं जातं भवति तत् शुद्धं भवति। तद्विशुद्धमिरुधिरं बलवर्णसुखायुषाय मुक्ति प्राणिनं प्राणः शोणितं यन्वर्तते। तद्विशुद्धमिरुधिरं प्राणिनं बलवर्णसुखायुषाय युनक्ति यतः प्राणः शोणितं हि अनुभवते। प्राणः रक्तस्य अनुगमनं करोति अतः तेन बलवर्णसुखायुषां प्राप्तिः भवति अनेन विशुद्धेन रक्तेन। तत्र नाभिचक्रे तावत् शताद् ऊर्ध्वं पंचसप्ततिः शिराः वर्तन्ते या शुद्धशोणितं वहन्ति। चक्रनाभिरिवारकैः इव तस्याः स्थितिः। तेन विशुद्धरक्तं समग्रेऽपि शरीरे प्राप्तं भवति। ततश्च बलवर्णसुखायुषां प्राप्तिः भवति। तत्र ग्रंथकर्तुः अभिप्रायः। अतः मैंने कहा था कि हमारे हिसाब में हृदय और महास्रोतस का एक अलग महत्व है। देशकाल औकसात्म्य विधि जो है वो महास्रोतस से संबद्ध है और हृदय जो है आमाशय द्वार कहा गया है। और खास करके सौमनस्य ये जो चीज बहुत आवश्यक है अन्न के पचन के हिसाब से, उसको लेकर शायद ये महास्रोतस के बारे में जिक्र किया गया है और हृदय के बारे में जिक्र किया गया है। और हमारे यहाँ नाभि में ये शिराओं का जाल है और वहां पे 175 शिराएं पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का वहन करती है। और ये जो टिश्यू रेस्पिरेशन की कल्पना है फिर समान है, लेकिन वहां पे जिक्र है वो फेफड़ों का या फुफ्फुस का, और उसका संबंध हृदय से है और हृदय द्वारा रक्त विक्षेपित हो जाता है। और हमारे हिसाब में हृदय से सिर्फ रस का विक्षेपण होता है
रक्त का जो है वो संचलन वो नाभि संबद्ध शिराओं से होता है। और दोषों का प्राकृतिक रूप से चलन वलन भी शिराओं से होता है, और जब वो विकृत हो जाते हैं तो भी शिराओं के द्वारा शाखा मरणा से संधि में जाकर वो रोगों को पैदा करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रक्त का एक महत्व है। तस्मात् चिकित्सात इति प्रतिष्ठा कृता चिकित्सा अपि च बस्तिरेकैः तथा निरागंत विकारकारी रक्तौषधत्वेन शिराव्यत। रक्तमोक्ष या शिराव्यत ये आधी चिकित्सा है या पूर्ण चिकित्सा है। जैसे कि बस्ती आधी चिकित्सा या पूर्ण चिकित्सा, इतना महत्व रक्त को दिया गया है। और इसी बात को समझकर मैंने कैंसर के बारे में रक्त दूष्य को एक प्रधान दूष्य इस प्रकार से माना है। एक ऐसा कहना है कि बहुत सारे ब्लड मार्कर्स है, अल्फा फीटोप्रोटीन ये लिवर कैंसर के लिए है, पीएसए ये प्रोस्टेट कैंसर के लिए है, CA-125 ओवेरियन कैंसर के लिए है, CA-19.9 ये पैंक्रियास या कोलन कैंसर के लिए या गॉल ब्लैडर के कैंसर के लिए। तो चूंकि इनका रिप्रेजेंटेशन रक्त में आ जाता है तो रक्त के द्वारा चिकित्सा भी हो सकती है। तो हम एक रक्तपाचक जो कोलटकर परंपरा से बायवार उस परंपरा से है उसका इस्तेमाल करते हैं। और पटोलम सारी मस्तम पाठा कटोरोहिणी ये जो रक्तपाचक बात है उसका इस्तेमाल हम बहुत सारे रोगों में कर सकते हैं रक्त को दूष्य पकड़कर, और वैसे कैंसर में भी कर सकते हैं। ये अहम चीज इसमें है। प्रदुष्ट बहुत तीक्ष्णोष्णैर्मध्यैरन्यैश्च तद्विदैः तथा तिलवणक्षारैः अन्धैः कटुभिरेव च। अंत में शोणितम संप्रदुष्यति, प्रदुष्यति संप्रदुष्यति ये क्रियापद है और रक्त दूषित होता है, और बाकी सब ये जो है वो तृतीया में पद है। तो प्रदुष्ट बहु तीक्ष्णोष्णैः मध्यैः अन्यैश्च तद्विदैः, प्रदुष्ट बहु तीक्ष्ण उष्ण इस प्रकार का मध्य, तो इसमें प्रदुष्ट भी आ गया और तीक्ष्ण उष्ण ये भी चीज इसमें समावेश, और तद्विधि अन्य ही उसी प्रकार के विरेकम होमवासं च विरेकम होमवासं च शोणितजानां रोगानां आगे बताया गया कृष्ण उपवास है। बाकी पंचकर्म रक्त प्रसादन करके कुछ द्रव्य बताए गए हैं, जैसे कि ये तो नारिकेल है, ये रक्त प्रसादन बताया गया है, और रसोन जो है वो रक्त प्रदूषक बताया गया है। तो अगर रसोन का कुछ इस्तेमाल करना हो, उसकी चटनी बनानी हो, तो उसके साथ में नारियल होना अच्छा है कि जो उसके साइड इफेक्ट्स को कम करे इस प्रकार से। या अगर हम भोजन सब पकाते समय अगर लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ में कोपरे का भी इस्तेमाल करें, ये बेहतर चॉइस इस प्रकार का। तो तन्येश तद्विधि ये शायद विनेगार वगैरह जैसे के लिए उपयुक्त रहेगा कि बहुत तीक्ष्ण उष्ण इस प्रकार का अगर है प्रदुष्ट है तो उसके लिए है। कुलत्थमाश निष्पाव तिल तैल निषेवणी, सुकुलत्थ माश निष्पाव एंड तिल तैल, ये इसके बारे में काफी कंट्रोवर्सी है।
तैल ये संज्ञा ही तिल से प्राप्त हुई है। जब हम किसी सामान्य रूप से तैल कहेंगे तो वो तिल तेल ही कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पे तिल तेल निषेवणे क्षणिकम संप्रदुष्यते इस प्रकार पे लिखा गया है। और पहले तो यही प्रचलन में था ज्यादातर, तो फिर लोगों को रक्त दूषि होती नहीं थी क्या, ये एक सवाल उठता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि तड़का देने की जो हमारी भारतीय संस्कृति है उससे ये दोष निकल जा सकता है। तो ये सरसों का बीज, हाँ, और फिर हिंगू, ये हरिद्रा, हाँ, और जीरा या और कुछ इस प्रकार के द्रव्य जो तड़के का एक हिस्सा बनते हैं, उससे शायद ये जो त्रुटियां है वो कम होती होंगी। और वैसे द्वाभ्याम त्रिविश चतुर्विश महान, दो स्नेहों का अगर हम मिलजुल के इस्तेमाल करते हैं तो उसको यमक स्नेह कहते हैं। और इस प्रकार में तेल और घी ये अगर साथ में जोड़ लेते हैं तो तेल वातक और त्रिदोषारत्व प्राप्त हो सकता है। और ये जो तैल का गुणधर्म है उसको कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं। दूसरा एक मानना ऐसा भी है कि तिल तैल का अभ्यंग के लिए इस्तेमाल बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन कई जगह ये जो उससे तेल बनते हैं, शायद शतावरी हो बलाते हो, वो अभ्यंतर पान के लिए भी बताते हैं। और वो तो तिल तेल से ही ज्यादातर बनते हैं, बहुत थोड़े तेल जो है वो कोपरे ऑयल में बनते हैं, कोपरे तेल या कोकोनट ऑयल में बनते हैं। तो शायद ये मूर्छना हो जाती है, मूर्छना के बिना तेल नहीं इस्तेमाल करना है। और ये तड़का देना एक तरीके की मूर्छना है, तो उसको अगर हम भली भांति समझ लेंगे तो ये रक्त दृष्टि होना उससे ये शायद हम टाल सकते हैं। पिंडालु मूलका देना फलितानांच सर्वशः, पिंडालु मूलक आदि और हरित, हरित वर्ग जो है व्यंजन के लिए आता है, इस्तेमाल में आता है, मसाला जिसको कहते हैं। जब जलज अनुप बैलाना प्रसाहनांच सेवना, जलचर अनूप और विलेश इस प्रकार का, और प्रसह इस प्रकार का मांस ये रक्त को दूषित करने वाला इस प्रकार का है। दध्यमल मस्तु सुक्ता नाम सुरा सौवीरक, दध्यमल मस्तु सुक्त सुरा सौवीरक सब अम्ल रसात्मक इस प्रकार के हैं। विरुद्धा नाम उपक्लिन्न पूती नाम भक्षण, और विरुद्ध उपक्लिन्न पूती इस प्रकार का भोजन अगर सेवन करेंगे तो विरुद्ध की चरक की व्याख्या तो बहुत व्यापक है। यच्चापि देशकालादि मात्रा तापन्या दिना देती संस्कार तो वीरेतश्चावस्था कर्मैरपि, तो इस व्याख्या को ले लेंगे तो सभी जो अपत्य है वो सब विरुद्ध में ही माना जाएगा इस प्रकार का। लेकिन खास करके दूध और अम्ल, दूध और फल ये विरुद्ध इस प्रकार के हैं जो प्रचलन में है, जैसे केला और दूध इकट्ठा खाना इस प्रकार से। दही और ये दूध या तक्र और दूध ये भी लेते हैं, और कुक्कुट के साथ भी दही का इस्तेमाल होता है, वो भी विरुद्ध कहा गया है। तो ये सब, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है कि ये नहीं लेना है, विरुद्ध जो है वो। और एक ज्यादा प्रचलन में है गर्म पानी में शहद लेते हैं लोग, वो भी विरुद्ध बताया गया। उष्णम उष्णार्थम उष्णे उष्णम युक्तम चोष्णे निहंसित इस तरह की मदद के बारे में बताया गया है। तो ये भी गलत तरीका है।
तो इस प्रकार के जो विरुद्ध कॉमन प्रचलन में है, चीज और पनीर ये भी विरुद्ध द्रव्य है। इसमें भी दूध और अम्ल का संयोग इस प्रकार का होता है। और उपक्लिन्न और पूती, हाँ, जो खराब हो गया हो और जिसमें दुर्गंध आ रही है, इस प्रकार का सेवन नहीं करना है। भुक्त्वा दिवास व प्रस्वतान द्रव स्निग्ध गुरुणी च, हाँ, द्रव स्निग्ध गुरुणी भुक्त्वा दिवा प्रस्वतान, द्रव स्निग्ध और गुरु इस प्रकार का आहार लेकर दिन में निद्रा सेवन करना, ये भी रक्त को दूषित करता है। ऐसा भी हो सकता है कि द्रव स्निग्ध गुरु अलग हेतु है और भुक्ता दिवा प्रस्वतान ये भी अलग हेतु है, ऐसा भी हो सकता है। दोनों इकट्ठा भी हो सकते हैं, ऐसा दोनों तरीके से अर्थ हो सकता है। अत्यादान, दा का मतलब है देना, आप प्लस दा का मतलब है लेना। सो बहुत कुछ लेना, ये जो लोभ इस प्रकार का है, चाहे खाने के बारे में हो या किसी और चीज के बारे में। कल ही मैंने एक मरीज का केस पेपर उसने भेजा था, वो देखा, उसने सीधे लिख दिया था कि आई एम ग्रीडी, आई एम जेलस। सो ये बहुत कम लोग इस प्रकार से मान्य करते हैं, लेकिन उसने सीधे से लिख दिया था इस प्रकार से। तथा क्रोधम भजतान चातपान, और अगर क्रोध है, क्रोध होने का स्वभाव है, और आतप और अनल इनका सेवन अगर हो रहा हो, धूप में ही काम है या फिर अग्नि के निकट काम है। सर्दी वेग प्रतिघाता, अगर सर्दी का जो वेग है उसको हम रोक देंगे, और ये काफी होता है कि अम्ल पित्त जैसी शिकायत होती है और लोग एंटासिड्स लेते रहते हैं, परहेज का कुछ पता नहीं चलता, और फिर इसके कारण रक्त की दृष्टि हो जाती है। क्योंकि सर्दी का वेग बंद हो जाता है एंटासिड्स के वजह से, और किसको पता भी नहीं चलता कि ये, हाँ, इस प्रकार से। मेरे पास एक मरीज आया था, एक्चुअली आयुर्वेद का ही छात्र था, जूनियर था मेरा, और मैं थर्ड ईयर में था, वो फर्स्ट ईयर में था। तो उसको शिकायत थी कि एलर्जी का टिकेरिया, रोज पूरे बदन पे ये उत्कोट हो जाते थे, और वो सिट्रिजिन हर दिन दे रहा था, 5 बरस सिलसिला चल रहा था। तो बोला कि मैं आयुर्वेद में आया हूँ, तो अभी आयुर्वेद का कुछ इलाज करेंगे। हिस्ट्री ले ली तो पता चला कि उसको पहले अम्लपित्त था, और उसके लिए वो रेगुलर एंटासिड्स लेता था। ऐसा सिलसिला 5 बरस तक चला, परहेज का कुछ पता नहीं था। तो नॉनवेज भरपूर खाता था, और उसके साथ में स्पाइसी होता था, दही होता था, चीज पनीर, ये सब चीजें होती थी, और अम्लपित्त की शिकायत रहती थी तो एंटासिड्स ले लेता था। हाँ, और उससे हुआ ऐसे कम हो गई, उसको उल्टी होती थी, और उल्टी होने के बाद उसको राहत मिलती, लेकिन ये उल्टी होना बंद हो गया। एक 6 महीने गए तो उसने एंटासिड बंद कर दिया कि अभी तकलीफ नहीं हो रही है इस प्रकार से, और फिर ये शीत पित्त उठने लगा इस प्रकार। फिर इसके लिए उसका डायग्नोसिस एलोपैथी में एलर्जी करके क्या हो गया एंटी एलर्जी करके, ये एंटी एलर्जिक ड्रग का सेवन शुरू हो गया। ऐसे 5 बरस चले गए। तो जब मैंने देखा, तो ये शाखा कोष्ठगति के अनुसार पहले पित्त का कोष्ठ में निर्माण होता था, उसके हेतु स्पष्ट थे, और वो सर्दी होकर निकल जाता था तो अच्छी बात थी। लेकिन एंटासिड से ये सर्दी की संभावना बंद हो गई, और फिर पित्त ने शाखाओं में आश्रय लिया, और ये शीत पित्त हो गया अभी। फिर उसके लिए ये दवा चली, और चली आ रही थी। तो मैंने कोलटकर सर की एक केस सुनी थी, वो भी बढ़िया केस है, मैंने पहले बताई है। ऐसी एक औरत थी, उसके पूरे बदन से स्राव होता था, हाँ, और वो एक तरीके का कुष्ठ था, पूरे बदन में फैला हुआ था, हाँ।
हिस्ट्री में उन्होंने देखा कि ऐसा ही एलोपैथी की पहले शिकायत थी, एंटासिड्स बहुत ले ली थी, और जब उसके लक्षण कम हो गए तो उसने वो बंद कर दी। फिर बाद में ये कुष्ठ निर्माण हुआ, उसके लिए एलोपैथी की ट्रीटमेंट चली, उसका फायदा नहीं हुआ, इसलिए सर के पास है। तो वो सुकुमार थी, सर ने सुवर्ण सूचक के साथ ईएसटी मधु का इस्तेमाल किया था और बहुत कम मात्रा में ईएसटी मधु डाला। तो एक छात्र था वहां पे, हाँ, वो बोला सर आप ईएसटी मधु जैसी दवा जो वनस्पति है इतनी कम मात्रा में क्यों डालते हैं? तो सर ने उसके बोतल उसके हाथ में रख, हाँ, तुम्हें जितना डालना है डालो। उसने थोड़ा विचार करके थोड़ा भय से दुगनी मात्रा कर, मरीज का लड़का आया था लेने के लिए, वो दवा लेके चला गया। सर और छात्र वहीं पे थे। पौन एक घंटे के बाद वो लड़का दौड़ते हुए फिर से क्लिनिक में आया। तो मैंने पूछा क्या हुआ? वो बोला नहीं, उसको मम्मी को पूरे बाथरूम भर उल्टी हुई है। इतनी बड़ी मात्रा में उल्टी हुई। तो केवल वो दो एस्टिमोजेब का डोज जो 60 मिलीग्राम था वो 120 मिलीग्राम हो गया। इसे आप बता गई। संयोग से वो नजदीक रहने वाली थी, सर और छात्र गए, उसने देखा और फिर सर बोले कि ठीक है, अब ये हो गया, ये अच्छा हो गया, मैं दवा देता हूँ। फिर लक्ष्मी विलास वगैरह साहब देखिए उसका बल बढ़ाया और वो जल्दी कंट्रोल में आ गई शोधन होने के कारण। विसर्पकोष्ठ कुष्ठाक्षी कंडुपांडवा मयत्वरा सकाश श्वास उल्लास व्यंग्यश्वेतो तो वमी का अवरोध होने से कुष्ठ भी आया है और कोष्ठ भी उसमें आया है। तो मैंने भी उसमें ऐसा ही इस्तेमाल किया, स्वर्ण सूचक और यष्टि, और 2-3 दिन में ये बोलने लगा कि मुझे फिर से पित्त उभर आने लगा है, छाती में जलन हो रही है। तो मैं तो थर्ड ईयर में था। तो मैंने बुलेट कर सर से जाके पूछा कि मैंने ऐसा दिया था, ऐसा ऐसा हुआ है, अभी क्या करें? सर बोले वोमन दे दो। मैंने कभी वोमन दिया भी नहीं था। लेकिन ठीक है, मैंने सोचा कि सर बोलते हैं, देखा तो था मैंने वोमन, तो मैंने वोमन दे दिया। और वोमन देने के बाद वो दोनों से मुक्त हो गया, अम्ल पित्त भी चला गया और शीत पित्त भी चला गया। ऑफ कोर्स उसको परहेज के बारे में बताया कि ये परहेज में करना जरूरी है इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार वेगावरोध, औषध जनित वेगावरोध, ये और संकल्पना भी हमें ध्यान में रखनी है। वैसे श्वेत के अवरोध के बारे में कहीं भी निर्देश नहीं है, लेकिन अभी एयर कंडीशन बहुत सारे जगह चलते रहते हैं और उससे श्वेत का अवरोध हो जाता है और वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एक नानल सर की एक केस थी, अजीब थी, ये भी मैंने काफी बार बताई है। अवगत जैसे सिम्टम्स थे, पूरे जोड़ों में सभी दर्द था, सूजन थी, और बहुत ही श्रीमान आदमी था। तो बड़े अभिमान से, गर्व से कह रहा था कि मेरा घर पूरा एसी है, मेरा ऑफिस पूरा एसी है, मेरी कार एसी है, और मैं सिर्फ एक एसी से दूसरे एसी में चला जाता हूँ। तो बाहर के वातावरण का कुछ संबंध ही नहीं आता इस प्रकार से। और आगे जाकर उसने कहा कि मेरे पास बड़े 2 रेफ्रिजरेटर था। तो अर्थात सर ने पूछा कि क्या करते हो? 2 रेफ्रिजरेटर था। एक बनाया कि एक में तो हम सब्जी वगैरह रखते हैं, खाद्य जो पदार्थ रखते हैं, और दूसरे में कपड़े रखते हैं। मैं आइस कोल्ड कपड़ों का इस्तेमाल करता हूँ। क्रेजी हो गया इस प्रकार से। तो नाना सर ने कहा कि ये सब बंद कर दो, एसी वगैरह जो है वो खुला हुआ आने दो, तुम्हें धूप में टहलना है वगैरह इस प्रकार से। फिर निदान परिवर्तन हो गया, उसकी विपरीत चिकित्सा हो गई, उसको काफी
सुधर गए। मुंबई के रहने वाले थे, वापिस जाना था, काफी ठीक है कर। तो उन्होंने पूछा मैं नाटक देखना चाहता हूँ। तो नामल सर ने कहा कि ठीक है, लेकिन बाल गंधर्व में मत जाओ, भारतनाट्य मंदिर में जाओ। वो एयर कंडीशन नहीं है। लेकिन फिर भी ये बाल गंधर्व में गए। और 12 बजे रात को वो कुर्सी से उठ नहीं पाए, जकड़ गए। तो फिर नानद सर को फोन किया रात में 12 बजे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी हॉट वाटर बैग लेके जाओ और उसको थोड़ा सेको, तो भी वो उठ पाएंगे। एयर कंडीशन की वजह से फिर ये ग्रह इस प्रकार का हो गया। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि इस प्रकार की भी मरीज हो सकते हैं। ये एक्सट्रीम उदाहरण है। लेकिन इस प्रकार के भी मरीज हो सकते हैं। और ऐसी अगर स्थिति है तो उनको हम किस प्रकार से ट्रीट करें। तो एक वेगावरोध के बारे में अभी थोड़ा और जिक्र होना है। इस प्रकार के वेगावरोध जो है वो हमें सोचने हैं। और रजत प्रवृत्ति के बारे में भी वेगावरोध किया जाता है दवाइयों से। कुछ धार्मिक फंक्शन है घर पे, तो उसके लिए अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है नजदीक है तो उसको टालने के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट ले लेते हैं, गोलियां ले लेते हैं। तो ये इस एक प्रकार से ये वेगावरोध ही है। हम्म। विरेचनाचा उपयोग झाला असता का? कह नहीं सकते एक्चुअली। अगर दोष आमाशय में, ऊर्ध्व आमाशय में है तो वो मन ही कारीगर है। अगर अधो आमाशय में दोष है तो विरेचन कारीगर है। तो बेटर ऑप्शन है कि इसमें वमन का ही इस्तेमाल करे। एक विलोपला फोन ना 250ला पोहोचलाय, तर ते अलाव करत नाही। युट्यूबला चालू केलंय की नाही सपोर्ट म्हणा. सव्वा 7 झाले. Unmuted. अजून अर्धा तास आहे जवळपास. चालू आहे युट्यूब. हा फक्त मग इथे काय करणार तू आता की इथे ते क्लोज ऑटोमॅटिक होत नाही का? बर बर बर. पण ऑन इट्स ओन काही होत नाही, म्हणजे तो ऑलरेडी युट्यूबला आहे. ओके. सो 26 लोग कला. ओके, तो ठीक है. ये कालच्या सारखं बंद नको पडायला. तो वेगावरोध के बारे में, इस प्रकार के जो वेगावरोध है उनके बारे में हमें थोड़ा जिक्र करना पड़ेगा। और वैसे भी अतिसार होता है तो लोमोटिल जैसी दवा लेके उसको स्तंभन किया जाता है। उसके बारे में तो ग्रंथों में निर्देश है कि स्तंभन चिकित्सा अतिसार के शुरुआत में नहीं लेनी है। इस प्रकार से उसको हम पुलिस वेग का अवरोध इस प्रकार से पकड़ सकते हैं। लेकिन जिनके बारे में ग्रंथों में जिक्र नहीं है उनके बारे में थोड़ा उसके बारे में देखना पड़ेगा। चंदीवेग प्रतिघातात काले चानव सेचन, ये एक बड़ी अहम चीज है कि जो रक्त मोक्षण के लिए समय बताया गया है उस प्रकार में अगर हम रक्त मोक्षण करते नहीं है, खास करके वैद्यों का यह कर्तव्य रहेगा कि शरद ऋतु में अवश्य रक्त मोक्षण करें। सिर्फ इतना ही है कि अगर वो डोनेट करना है तो वो शुद्ध रक्त होना चाहिए। तो शायद पहले रक्त मोक्षण करके जो विशुद्ध रक्त होगा तब उसको डोनेट करने के बारे में सोचिए। इस डिबेट में ऑल्सो वेगावरोध, व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। तो मुश्किल है बताना इस प्रकार से। और इस वेग का अवरोध हम कहेंगे पुत्रोत्पत्ति का अवरोध या अपत्य प्राप्ति का अवरोध। इस प्रकार से टिबेटनी से हो जाता है। ये स्रोतोरोध में जाएगा ज्यादातर इस प्रकार से। और उसमें ट्रीटमेंट क्या करनी है ये भी अहम चीज है। उस व्यक्ति ने स्वयं ही उसका निर्णय लिया है
और वो आगे आपत्ति होना नहीं चाहती है, ऐसा है। हाँ। और इसमें जो एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि टेंशन नहीं रहता कि प्रेगनेंसी हो जाएगी तो क्या करेंगे, तो इसके कारण भी शायद वजन बढ़ने लगता है। ट्यूबेक्टमी के बाद बहुत सारे औरतों में वजन बढ़ता है, ये दिखाई दिया। तो शायद रिलैक्सेशन, मेंटल रिलैक्सेशन, ये इसमें एक अहम चीज हो सकती है। स्वेद रजब वेगावरोध म्हणून घ्यायचे का, पण हे आपण उदीरण करू शकत नाही ना। स्वेद का उदीरण, अगर हम ज्यादा व्यायाम करेंगे तो स्वेद का उदीरण हो सकता है, जबकि आवश्यकता नहीं है उतना करने की। रजत प्रवृत्ति के बारे में भी ऐसा हो सकता है कि पीरियड्स पहले आने के लिए, अगर 10-15 दिन पहले हमारे पास औरत आती है कि मुझे इन दिनों में प्रॉब्लम है, अगर पीरियड्स आते हैं तो पहले आ जाए तो बेहतर है इस प्रकार से। तो उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं, कुबेराक्ष दिवटी या काला बोल इस प्रकार से, या निकटू वगैरह इस प्रकार से, और थोड़ा पीरियड्स पहले आ सकता है, ऐसा है। लेकिन सभी के बारे में बता नहीं सकते क्या ऐसा निश्चय पूर्वक होगा, इसलिए लोग एलोपैथी में चले जाते हैं, ऐसा है। सुके खोबरे आणि ओले खोबरे गुणधर्म वेगळे आहेत। ओले रक्तपित्त प्रसाधन आहे, सुके पित्तकर आहे। ओके, ये हाँ, उसका रेफरेंस बता दो कहाँ पे है वो, तो बेटर ऑप्शन रहेगा। और इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। तो फिर ये सूखा खोबरा इस्तेमाल करके जो चटनी बनती है वो शायद इसमें उपयुक्त नहीं रहेगी, कॉम्बिनेशन उपयुक्त है, क्योंकि वो तो जनरली ड्राई कोकोनट से ही बनती है। भाव प्रकाश, ओके। तो एक बार वो रेफरेंस देखे और फिर उसके बारे में सोचे कि किस प्रकार से करना है। वेगावरोधमुळे मुख्य दोष प्रकोप हा वाताचा अपेक्षित आहे। उदीरण आणि धारण ज्या वेगाचा धारण करायला सांगितलं आहे तसे न केल्यास देखील मुख्य दोष प्रकोप हा वातच असेल। प्रायः पवनो यत् प्रकुप्यते अन्नपानौषधं तस्य युजितातुं, ये वाक्पट में दिया ही है एक्चुअली। रोगा सर्वे भी जानते वेग है, तो ये वेग संकल्पना ही वात से, तो ये निश्चित रूप से कि वात का प्रकोप उसमें है और होता है, और उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वात का शमन कैसे करें इस प्रकार से। लेकिन जिस प्रकार के वेग का धारण हुआ है उसके अनुसार लक्षण क्या होंगे ये रहेगा। सुके पित्त प्रकोपक, ओले पित्त शमन, ओके। ग्रीष्म ऋतूमध्ये जास्त मात्रेत येणारा स्वेद प्राकृत समजावा का? यस, इट इज प्राकृत। एक मेरी सबसे विनती है कि प्रश्न भी हिंदी में पूछे, यहाँ बहुत सारे लोग मराठी न समझने वाले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में, लेकिन बहुत सारे लोग हिंदी को समझते हैं, मराठी समझते नहीं है। सो शीतपित्तामध्ये रक्तमोक्षण करता येईल का? इट इज पॉसिबल टू डू रक्तमोक्षण, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट इट विल ऑल डिपेंड ऑन वेयर द दोषास आर। अगर उल्लास वगैरह लक्षण है तो वमन देना ज्यादा बेहतर है। सो ग्रीष्म ऋतु में अगर ज्यादा स्वेद होता है वो उष्णता के कारण होता है, जैसे मटके का पानी ठंडा होता है उस प्रकार स्वेद निर्गमन होने से शरीर ठंडा होता है, तो इसलिए ये आवश्यकता है, लेकिन उसमें क्लेद का होना जरूरी है, तो पानी ज्यादा पीना जरूरी है ग्रीष्म ऋतु में। और वैसे भी ग्रंथ में दिया है कि ऋतुशरंदा का स्वस्थ विचार प्रसार, तो ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा पानी आप ले सकते हैं अपने प्यास के अनुसार।
अगर दोष इसमें है, शाखागत है, तो ये जरूर कर सकते हैं। मैं एक अनुभव बताता हूँ, बहुत ही संगीन अनुभव है। एक ऐसी सो कॉल्ड छात्रा थी, कभी कभी क्लिनिक में आती थी, और उसने बताया कि उसके माँ को शीतपित्त की तकलीफ है, तो कुछ दवा दे दे उसके लिए। तो मैंने कहा कि माँ को एक बार आने के लिए तो हिस्ट्री ले लेंगे और फिर दवा दे देंगे। तो बोली ठीक है, मैं 2 दिन में लेके आती हूँ, लेकिन अभी तकलीफ ज्यादा है तो आप दे दो। तो मैंने थोड़ा सोच के दवा दे दी। फिर 2 दिन के बाद आई, वो बोली कि नहीं, अभी थोड़ा ठीक है, तो मैं दवा कंटिन्यू करके लेते हैं, आप करके लेते हैं, और बाद में उसको लेके आती हूँ। मैंने भी ज्यादा सोचा नहीं, ठीक है कहा। फिर वो गायब हो गई और करीबन 4-5 दिन के बाद आ गई। तो मैंने कहा कि क्या हुआ? तो बोली नहीं नहीं, ऐसा हुआ कि फिर बढ़ गया, तो हम एलोपैथी जीपी के पास गए, उसने व्हील गोलियां दे दी, तो उससे थोड़ा कम हो गया। फिर दूसरे दिन और बढ़ा, तो उसने व्हील का इंजेक्शन दे दिया। वो देने के बाद वो बहुत ही बढ़ गया। तो उसने कहा कि शायद एविल की एलर्जी भी हो सकती है, तो फिर से मेरे पास। तो मैंने कहा कि ये तुम क्या कर रही हो? एक बार उसको लेके आओ और सभी हिस्ट्री ले लेंगे और फिर बाकी सोचेंगे। तो बोली नहीं, मैं कल जरूर आती हूँ, आज के लिए दवा दे दो। तो मैंने दवा दे दी। दूसरे दिन उसने फोन किया कि मंडी मम्मी आने के कंडीशन में है ही नहीं, तुम घर पे आओ और देखो उसको। तो जब मैं उसके घर पहुंचा, तो मैंने देखा वो सबसे भयंकर शीतपित्त का मरीज था। वो औरत थी वो। पूरा बदन फूल गया था, और सभी प्रचंड शोथ था, पंडू बहुत थी, वो बैठ नहीं पा रही थी, सोना वगैरह तो मुश्किल था इस प्रकार से। और फिर मैंने हिस्ट्री ले ली, घर पे हिस्ट्री ले ली, तो पता चला कि बहुत सारा विरुद्धान्न खा रही है, दही खा रही है, चिकन खा रही है वगैरह। तो हाँ, ये बड़ी मुश्किल बात थी। फिर उस समय मैंने रक्तमोक्षण करवाया। हाँ, और फिर सद्योवमन दिया, विरेचन दिया, और उसको ठीक होने में 4 दिन लगे, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता गया, और चौथे दिन वो ठीक रही इस प्रकार से। तो अगर दोष शाखाओं में है, तो रक्तमोक्षण कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अहम चीज रहेगी। विष्टम नारिकेल फलम शीतम दुर्जनम बस्तिशोधनम विष्टम विब्रोहणम बल्यम वातपित्तास वातपित्तास्रदाहनुत विशेषतः कोमल नारिकेलम निहन्ति पित्त ज्वर पित्त दोषान् तदेव जीर्णं गुरु पित्तकरी चित्तकारे विधाय विष्टम भी मतम विषग्भिः तस्याम्बर शीतलम हृद्यम रोचलम शुक्रलम लघु पिपासा पित्तजित् स्वादु बस्ति शुद्धिकरम परम नारिकेलस्य तालस्य खर्जूरस्य शिलांसितु कषाय स्निग्ध मधुर ब्रूहणानि गुरुनि च प्रदुष्टम स्वप्नकृति विपरीतम। प्रदुष्टचा अर्थ काय घ्यायचा? प्रदुष्टम स्वप्नकृति विपरीतम, ये दुक्तादिवास स्वपताम प्रदुष्ट, लेकिन प्रदुष्ट शब्द का वहां पे अर्थ नहीं है, और इसमें कहीं भी शुष्क इस प्रकार का निर्देश है नहीं, मालूम नहीं ये। हाँ। कोमल नारिकेलम निहंति पित्त जर पित्त दोषान तदेव जीर्णम गुरु पित्तकारी विष्टम भी मतम विषग भी। तो जीर्ण का मतलब सूखा ऐसा नहीं होगा। हाँ। ये अगर स्टेल हो जाता है, जो कोमल नारिकेल है वो वैसे ही रखते हैं, तो ये इस प्रकार का गुणधर्म दिखाएगा। अब बहुत सारे लोग इसको डीप फ्रीज में रख देते हैं, हम भी करते हैं एक्चुअली, और फिर बाहर निकाल के इस्तेमाल करते हैं, और ये भी दोषास्पद है, यद्यपि ताजा ही इस्तेमाल होना है। जीर्ण का मतलब शुष्क नहीं होगा,
तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर शुष्क के बारे में कहीं निर्देश है कि वो रक्त पित्त प्रकोपक है तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये नारिकेल का खोया हुआ जो नारिकेल है वो वैसे ही रखेंगे और ताजा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये गुणधर्म उसके होंगे। अब तस्याम भा ये जो बताया गया है उसके बारे में भी जो टेंडर कोकोनट कहते हैं शहाड़, उसका पानी और पक्व कोकोनट का पानी इसमें भी अंतर होना है। ये टेंडर कोकोनट जो है वो ज्यादातर किडनी फेलियर में इस्तेमाल नहीं करना है, उसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ऐसा एलोपैथी का कहना है। और जो पक्व नारियल का पानी है वो शायद हम दे सकते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा। तो प्रदुष्ट के बारे में थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा कि प्रदुष्ट बहुत तीक्ष्ण ही मध्ये अन्यश्च तद्विते। प्रदुष्टाचा का स्वप्नकृति विपरीतम, स्वप्न है का स्वल्प है। एक बार यहीं पे चक्रवाणी दत्त का ही है तो नीचे देखेंगे सर ते स्वप्रकृति स्वप्रकृति है विपरीत। तो स्वप्रकृति हर एक मध्य की अपनी अपनी प्रकृति है। यथा द्रव्य गुण और इष्टा सर्व मध्य गुणाधिका, इस प्रकार से बताया गया है। तो जिस पदार्थ से मध्य बनता है उसका गुणधर्म और ये मध्य का गुणधर्म अगर विपरीत इस प्रकार के है तो ये तकलीफ देगा, ऐसा है। लेकिन प्रदुष्ट का दूसरा भी अर्थ कर सकते हैं जो सामान्य रूप से ले लेते हैं। और व्यापन्न मध्य पानी है, व्यापन्न इस प्रकार का भी एक शब्द प्रयोग इसमें आता है। और ये बार बार हादसे होते रहते हैं, खास करके कामगार वर्ग में, कि खराब शराब का सेवन किया गया और उसमें लोगों की मौत हो गई, बीमारियां हो गई वगैरह वगैरह, तो ये प्रदुष्ट कहते हैं। और उसमें नौसागर वगैरह ऐसे द्रव्य डालते हैं। ये एक अजीब चीज है जो इस प्रकार का मद्य का निर्माण होता है। तो उसमें हथपट्टी तो ये डालते रहते हैं, ये बहुत सस्ती रहती है और उससे की कक्षी आती है, ऐसा उनका कहना है। तो ये प्रदुष्ट के बारे में थोड़ा सोचे। लेकिन नारिकेल के बारे में थोड़ा और देखना पड़ेगा। मैं सहमत नहीं हूँ कि ये शुष्क नारियल के बारे में है। Uterine fibroids, heavy bleeding landed into hysterectomy, but Samprapti does not end. So how to think about Rakta Dhatu and Srotas here? एक अहम सवाल है। द्रव स्निग्ध गुरु ये आहार रक्त दूषित करने वाले कैसे रहेंगे? ये अगर लेके दिवा स्वप्न, हाँ, वही है। दोनों तरीके से अर्थ हो सकता है। नात्युष्ण शीतम लघुदी पनियन रक्ते पवित्र हितमन्यमानम, ये बात बताया गया है रक्त के बारे में। तो गुरु स्निग्ध ज्यादा वगैरह हो तो वो रक्त दूषित का कर सकता है स्वतंत्र रूप से। और वो लेकर दिवा स्वाप करना ये खास करके हेतु इस प्रकार का रहेगा। और ये जो अहम शंका पूछी गई है, यूटेरिन फाइब्रॉइड, हेवी ब्लीडिंग एंड देन हिस्टेक्टमी, तो मैंने इसके बारे में पहले भी जिक्र किया है कि ये वास्तव में ट्रीटमेंट नहीं है। हिस्टेक्टमी करना, मूल रूप से उसको दुरुस्त करना, यही वास्तव में ट्रीटमेंट है। मैं एक अनुभव बताता हूँ। एक 32 बरस की लड़की मेरे पास आई कि ओवरी में सिस्ट था और ओवरेक्टमी की सलाह दी थी। उसके पहले जब वो 28 साल की थी तो हेवी ब्लीडिंग शुरू हुआ। सोनोग्राफी में पता चला कि एक ओवरी में सिस्ट है। तो हार्मोन्स देके वगैरह कुछ कोशिश की लेकिन फायदा नहीं हुआ, तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी। हिस्टेक्टमी विद पार्शियल ओवरेक्टमी कर वो ओवरी निकाल दी और हिस्टेक्टमी भी कर दी कि अभी ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस प्रकार। और 4 बरस के बाद
ये सिलसिला हुआ कि दूसरे ओवरी में डिसीज बढ़ गया, तो बताया कि अभी इसको भी निकाल देना चाहिए। तो मेरे पास आई थी कि अगर इसको हम टाल सकते हैं क्या, सर्जरी को टाल सकते हैं। हाँ, हमारे हिस्ट्री में सुबह कितने बजे उठते हो ये सवाल होता है। तो उसने लिखा था कि ये अनसर्टन है, बता नहीं सकती। तो मैंने कहा कि वो अनसर्टन क्यों है। तो बोली मैं आईटी फील्ड में काम कर रही हूँ और 25वें बरस से काम कर रही हूँ। ये पहला हादसा 28वें बरस में हुआ। और अगर शाम को 8-9 तक वापस आ जाती हूँ तो सुबह 6 बजे उठती हूँ। अगर 12-1 बज जाते हैं तो सुबह 8-9 बजे उठती हूँ। और अगर सुबह घर पे आते हैं 5-6 बजे तो 12-1 बजे उठती हूँ। तो मैंने कहा कि तो फिर रात के भोजन का क्या करती हो। तो बोली नहीं वैसी तो आपत्ति नहीं है, कैंटीन खुला रहता है पूरी रात भर, और सैंडविच कॉफी या समोसा वगैरह जो कुछ आप मंगा देंगे आपको मिल जाता है रात में भी। तो मैंने पूछा कि आपने गायनाकोलॉजिस्ट से पूछा क्या कि मेरी जो तकलीफ हुई उसका कारण क्या है। तो जैसे अपेक्षित था उसने पूछा नहीं था। तो मैंने कहा कि अगर आप पूछते तो सवाल जवाब क्या मिलता, हार्मोनल इम्बैलेंस है। अब उसके आगे हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हुआ ये सवाल ना तुम्हारे मन में पैदा है ना डॉक्टर के भी मन में पैदा। और वैसे हम किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास गए हैं और गायनाकोलॉजिस्ट हम कितने बजे उठते हैं ये सवाल पूछते हैं, या क्या खाना खाते हैं ये सवाल पूछते हैं, ये कोई पॉसिबल ही नहीं है। उनके हिसाब में उसका कुछ भी संबंध नहीं है। वो आपको परीक्षा करेगी, एग्जामिन करेगी, ज्यादातर सोनोग्राफी वगैरह सब करेगी और फिर सलाह दे देगी कि ठीक है ये ट्रीटमेंट करो। तो उसकी जो मूल संप्राप्ति है वो भंग अगर नहीं होती है तो वो किसी दूसरे फॉर्म में वो उभर आएगा। तो ये अहम चीज है कि इस प्रकार से अगर हिस्टेक्टमी कर देना ये सॉल्यूशन है ही नहीं वास्तव में इसका। ये तो बहुत प्रचलन में है अभी। और उसके आगे उसका क्या होगा इसके बारे में किसी को पता नहीं है इस प्रकार से। एलोपैथी में उसका कोई सांधा नहीं है इसके। अ, अगर उसके बाद कुष्ठ उत्पन्न होता है दुष्ट रक्त के कारण तो कोई समझ नहीं पाएगा कि ये दुष्ट रक्त के कारण हो रहा है और हिस्टेक्टमी उसका कारण है इस प्रकार से। सीपी शुक्ला एक केस पता करते थे, बहुत बार मैंने उनसे केस सुनी है बहुत सेमिनार्स में कि अर्श का पेशेंट था, श्राव्य अर्श था, ऑपरेशन कर दिया और उसके बाद में कामला हो गई और कामला ठीक नहीं हो रही। तो इनके पास आए तो उन्होंने निदान किया है कि दुष्ट रोग रक्त का अवरोध करने से कामला उत्पन्न होती है। और फिर उन्होंने अर्शक कुठार रस का इस्तेमाल किया और कामला ठीक हो। वो बड़े अभिमान से ये बात बताते थे कि मैंने अर्शक कुठार का रस का इस्तेमाल किया और वो वास्तव में इसकी दवा है ही नहीं, कामला की दवा है ही नहीं। तेषां प्रधान प्रशमे प्रशमः, ये उपद्रव रूप में है कामला और मूल व्याधि अर्श है। ऑपरेशन करने से वो मिट नहीं गया इस प्रकार से। द्रव स्निग्ध गुरु ये आहार रक्त दूषित कराने वाले हो गया है क्या। पथ्य अगर ठीक होने के बाद भी संभालना पड़े तो फिर ट्रीटमेंट का क्या फायदा, ऐसे पेशेंट ने पूछने पर क्या जवाब दे। जैसे एसी वाला पेशेंट उसको बताना है कि नॉर्मल चीज क्या है। हमें ज्यादा प्रयास करना है कि नॉर्मल लाइफस्टाइल क्या है, आदर्श लाइफस्टाइल क्या है, उसी का प्रचार करें। मेरी तो किताब है, मराठी में भी है, अंग्रेजी में है और मेरे साथ बहुत सारी मुलाकातें अमेरिका में पब्लिश हुई है इसके बारे में। तो ट्रीटमेंट पथ्य सती पदार्थ की औषध निश्चय बड़ी प्रख्यात श्लोक है। अगर लोग पथ्य पालते हैं तो ट्रीटमेंट की जरूरत ही क्या है। पथ्य सती पदार्थ की औषध निश्चय बने और पथ्य नहीं करते हैं तो ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, ट्रीटमेंट का फायदा क्या होगा। ये दोनों आवश्यक इस प्रकार के हैं। जीर्ण शुष्क व कोमल शुष्क, इसमें
सूक्ष्मता गुण में बदल करती होगी क्या? मेरे ख्याल में अगर शुष्क कोकोनट, शुष्क नारिकेल इस्तेमाल में है, काफी बरसों से है, हजारों बरसों से है, तो ये शायद उतनी तकलीफ वाली बात नहीं रहेगी। उसमें से जो द्रवांश जो जिसके कारण कोथ हो सकता है वो निकल गया है, स्निग्धांश फिर भी है, और नारिकेल के फल के गुणधर्म उसमें भी लागू रहेंगे। थोड़ा देखेंगे और किसी ने कुछ किया है क्या इसके बारे में, किसी निघंटु में। सर, मेल पेशेंट एज 50 years, obese, weight 115, fungal infection spreads all over body, itching plus हेतु non-veg, alcohol 2 to 3 times a week, अम्ल पित्त हिस्ट्री है। So how to think about रक्त दृष्टि here? मैं नहीं मानता कि इस प्रकार से किसी पेशेंट के बारे में बता सकूं मैं, क्योंकि पूरी हिस्ट्री होनी है इसके बारे में। लेकिन ये रक्त दृष्टि के तो हेतु है, नॉनवेज भी सेवन कर रहा है और अल्कोहल भी ले रहा है, इस प्रकार से अम्ल पित्त की हिस्ट्री भी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उपवास ये एक अहम चिकित्सा रहेगी रक्त दृष्टि के हिसाब से। और मैं जो करता हूँ वो केवल दूध और मूंग का यूज, इन्हीं पर मरीज को रखता हूँ। कुछ भी खाना पीना देना नहीं है पूरे दिन में, जब भी भूख लगे इसमें से ही ले। अगर पेशेंट मानता है, करता है, तो काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। वजन हर हफ्ते में 2-3 किलो ऐसा कम होता जाता है, और बाकी भी लक्षण सुधरते हैं, ऐसा है। तो देखो इस प्रकार में किस प्रकार से करना है, स्थौल्य की चिकित्सा भी करनी पड़ेगी, ऐसा है। कालेच्या अनवसेचनात और काय शरदकाल स्वभावाचे येथे ते 2 शुद्ध काल, दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअली। तो शरद काल के कारण रक्त दूषित होता ही है, ऐसा कहना है। और उसमें अगर हम रक्त मोक्षण नहीं करते हैं तो भी एक अहम चीज है, तो कम से कम हमें शरद ऋतु में तो रक्त मोक्षण करना है, ऐसा ध्यान में रखना पड़ेगा। और रक्त मोक्षण या ब्लड डोनेशन के कैंपेन जब चलता है तो बताते हैं कि अपनी जन्मतिथि को रक्त मोक्षण करे, रक्तदान करे, इस प्रकार से, ताकि वो ध्यान में रखने में आसान इस प्रकार का है। नहीं, रक्त दृष्टि होने का संभव नहीं है। शरद काल में रक्त दृष्टि होती ही है, और इसमें अगर रक्त मोक्षण नहीं करते हैं तो यह और दुष्ट हो सकता है, या फिर विकार निर्माण करेगा, ऐसा उसका मतलब है। रक्त मोक्षण से दृष्टि होती है ऐसा नहीं है, अगर न करने से होती है ऐसा नहीं है, करना जरूरी इस प्रकार का है। Tobacco chewing is most common in India. It causes रक्त दोषी. Patient refuse to avoid tobacco chewing. What is the antidote of tobacco? Can we think of these patients during treatment? ये तो करना ही है एक्चुअली। जनरली काउंसलिंग ज्यादा काम नहीं करता इनमें, ये एक एडिक्शन है, और डी एडिक्शन का प्रोग्राम होना है। अभी फिलहाल निकोटिन की कुछ दवाइयां आती है जो ज्यादातर स्मोकिंग के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, स्मोकिंग के लिए, लेकिन हमारी निर्दोष ये धूमोवती भी है, तो वो छोड़ के या कम करके निर्दोष का शुरू करना, ऐसा कर सकते हैं। कुछ लोग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेद वाले भी करते हैं और होम्योपैथी वाले भी करता है, ये टोबैको को छोड़ने के लिए, डी एडिक्ट होने के लिए, तो वो उसके बारे में ज्यादा सोचे। पण रक्त दृष्टिकोन आहे का? येस, इट इज डेफिनेटली। शुष्क नारिकेल गुजरात में ज्यादा कर के ठंडी ऋतु में सेवन करते हैं तो उष्ण हो सकता है ना? नहीं बता सकते। एक्चुअली गुजरात में नारिकेल का क्या बोले उत्पादन
नारिकेल का उत्पादन कोस्टल एरिया में नहीं है ज्यादा, किसी जगह होता ही नहीं है ऐसे नहीं है, लेकिन कोस्टल एरिया में ज्यादा है। गुजरात में भी जो कोस्टल एरिया होगी वहां पे उत्पादन होता होगा, ऐसा है। और सिर्फ जाड़े के मौसम में ही इस्तेमाल करते हैं ऐसा मुझे नहीं प्रतीत होता। एक बार देख लो कि जाड़े के मौसम में ही उसका इस्तेमाल ज्यादा होता है या नहीं होता है, इस प्रकार से। गर्दीचा वापर नॉर्मल चमत्कारी असा आहे की बंगाल पण वापरतात ना, सगळ्याच्या आतली ते TPS नाव आहे त्याला, गोडंबी. गोडंबी शीत आहे. गोडंबी शीत आहे, हो. पण गोडंबी आणि हे दोन्ही एकत्र वापरतात, खोबरं वापरतात लाडू वगैरे करायला. ये डिंक के लड्डू बनते हैं, इसमें ये शुष्क नारिकेल का इस्तेमाल होता है, उसमें गोडंबी भी इस्तेमाल होती है, वो जो बंदा तक का बीज है। For relieving tobacco habit, I am using counseling and लवंगा दी वटी for chewing de-addiction successfully in. बहुत अच्छा है, ये आपका अनुभव है तो हम भी इस्तेमाल करके देखेंगे। और काउंसलिंग और ये लवंगा दी वटी चूसने के लिए कहेंगे जरूर। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि थोड़ा अनुभव और सोचना ये चीज जरूरी इस प्रकार से है। श्रमाभिघात संताप ही अजीर्णाध्यक्षण स्थिता, तो श्रम अभिघात संताप अजीर्ण अध्यक्षण है। तो अजीर्ण होने से, अध्यक्षण होने से शरद काल स्वभावाचे शोणितम संप्रदुष्ट, और शरद काल के स्वभाव के कारण ये रक्त की दुष्टि हो जाती है, और इसलिए इन लोगों में हमें रक्त दुष्टि के बारे में सोचना है, और रक्त दुष्टि कैसे टालनी है या फिर उसके बारे में किस प्रकार से जिक्र करना है, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो इस प्रकार से रक्त दुष्टि होने के बाद जो ततश्रोणितकार रोगा प्रजाएं जो विभिन्न प्रकार के व्याधि उत्पन्न होते हैं, इसकी एक बड़ी लिस्ट है, तो उसके बारे में कल सोचेंगे। तो अभी आज रुकते हैं और कल फिर से ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रसिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं विरम्यते व्याख्यानव्यापारः श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।